हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स रीड ऑनलाइन पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये प्रीवियस ईयर है 2011 का सीटेट का प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर हम 2020 तक के हर साल के क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर है ऑल सब्जेक्ट के करवाने वाले हैं, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं PDF के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए उनमें? क्या धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए? बी ऑप्शन में कहा है कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, ऑब्वियस है ये कि होता ही है। और उसके बाद क्या कहा है, सी में अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और डी में कहा पढ़ाने की उत्सुकता। तो इन तीन जो ऑप्शन यहाँ बी और सी डी दे रखा है, उससे बेहतर क्या है कि धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में पेशेंस होनी चाहिए। निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लें कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्राओं की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वहाँ पे पेशेंस के साथ काम करने की ज़रूरत होगी। कहते हैं कि जब तक ये धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर वो पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है कि उनको धैर्य और दृढ़ता होना उनमें ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? इसमें सबसे जो बेहतर तरीका होगा वो क्या होगा? चलिए इससे पहले कि हम चारों ऑप्शन को पढ़ें, आप जाते हैं जब एग्ज़ाम देने के लिए तो आप बिल्कुल एकदम नोट डाउन कर लें कि जब तक हम चारों दिए हुए ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक टिक नहीं करनी है। तो आइए पहले इसका ऑप्शन को हम देखते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ये तो होगा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बी में कहा अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये कुछ ठीक लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कहा आगे। नेक्स्ट में क्या कहा है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ये तो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, डी में अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये भी गलत है, ये भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। और आपको बताऊं ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। तो क्या होगा सही इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन है, और ए भी गलत होगा। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, यानी कि उनका सेक्शन बदल दें। तो ये गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्या है, सी में अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो निकालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, किसी भी तो स्कूल में जाएंगे ही, तो वहाँ भी तो बैठेंगे। हाँ, तो ये भी सुटेबल ऑप्शन नहीं है।
अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की सहायता करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो यह गलत है। सही जो इसका ऑप्शन है, सबसे बेहतर जो हो सकता है, वो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये बात सही है। इसके लिए ये राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। बी होगा, यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जैसे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। 3 में कहा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उसका चारों ऑप्शन को हमें पढ़ना जरूरी है। इन चारों में से क्या है, पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। जो पियाजे का 4 अवस्था है, आपको याद आ रहा होगा। इन चारों में ये देखना है कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कब करता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तो नहीं है ना। संपूर्ण संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं, क्या इसमें भी नहीं करता है। तो करता कब है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो क्या करता है, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। चलिए इसके अब एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे एक बार, क्या कहा है। इसमें कहा सी में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखेंगे। इनके जो 4 अवस्था हैं वो एक है, पहला 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, या फिर 15 से ऊपर भी कहा जाता है, किशोरावस्था से। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। कौन सा यह होता है। ए में कहा संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार और उसके बाद है वर्गीकरण। 5वां में है पारस्परिक संबंध की क्षमता। इसलिए ये सारे पॉइंट्स कीवर्ड्स हैं, एकदम याद रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है, मन की मानचित्रण संबंधित है। मन की मानचित्रण संबंधित है, वो किससे है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। बोध जहाँ पे होगा मतलब उसका है कि समझ, अपनी समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इन चारों में क्या हो सकता है सही। तो मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित हो सकता है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा सी, मन की क्रियाशीलता पर, अपने मन की क्रियाशीलता पर ही अनुसंधान करने से ये एक मन का मानचित्रण संबंधित हो सकता है। मन का चित्र बनाने से तो कुछ कह नहीं सकते, ये कोई मतलब नहीं। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से नहीं कह सकते, समझ बढ़ाने की तकनीक से नहीं कह सकते। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको एक बार देख लें। मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। मन में उसकी एक रूपरेखा बना लिया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? 5 में कहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं। ए में कहा यहाँ महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये तो पहले ही गलत है, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में कहा कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, ये भी नहीं कह सकते हैं। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये दोनों तो बेहतर लग रहा था, लेकिन देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या कहता है। क्योंकि यहाँ पे कहा है संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। सबसे बेहतर तो ये कई लगेगा, लेकिन उसमें जो सबसे बेहतर होगा उसे आपको देखने की ज़रूरत है। तो डी में क्या कहा? क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जी हाँ, ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सबसे इन दोनों से भी ज़्यादा बेहतर है। वो तो है कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना तो बेहतर है, करनी चाहिए। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना ठीक है, लेकिन उससे भी कहीं बेहतर है कि क्षमता के अनुरूप, बच्चों की क्षमता उनकी सलाहियत के मुताबिक ही है ना, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो सब इन दोनों में से, तीनों से बेहतर ऑप्शन आपका डी हो रहा है, इसलिए राइट आंसर आप इसको टिक करेंगे, डी को। चलिए नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखें। अब डी में क्या कहा? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पूर्ण रूप से समझ सके। समझ आ रही बात? तो चलिए, इसलिए हमें वो उससे कहीं बेहतर है कि अगर किसी को बच्चों को समझाना है तो उसको समझाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, एक तरीके से नहीं। अगर एक तरीके से हम किसी बच्चे को समझा रहे हैं तो कोई बच्चा तो समझ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे समझ जाएगा। तो उसको समझाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी क्षमता के अनुसार, है ना, उसकी क्षमता के अनुसार उसे अलग अलग विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उन बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का पोषण करता है, वो कौन सा शिक्षार्थियों में है, वो कौन सा ऑप्शन है? कहा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, जहाँ कहीं भी अगर आपको अवसर उपलब्ध कराना बच्चों में मिल जाए ना, तो आपको 90% समझिए कि वो आंसर सही होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले कि हम कंप्लीट 3 ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, बिना तीनों ऑप्शन ऐसा नहीं लगा कि ये सही आंसर दिख गया मुझे तो इसे ही टिक कर देंगे, तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो अब बी में हम देखेंगे, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, बल नहीं देना है, उन्हें अवसर दे देंगे, बच्चा खुद से करेगा, है ना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये तो गलत है, बिल्कुल नेगेटिव बातें हो रही है यहाँ पे। ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चौथा कहा, अच्छा से शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी नहीं। बेहतर ऑप्शन क्या आपका है? ए, राइट आंसर ए कहेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। कहा कि प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। बात आपको समझ आ गई होगी, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष एवं उससे ऊपर होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष कहते हैं, यानी जन्म से 2 वर्ष तक।
और सी में कहा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष होता है, और डी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल में किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए इसको बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से तो याद कर ही लीजिएगा। तो क्या है ये, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो वो कौन सी अवस्था है? तार्किक चिंतन जो करेगा तो वो ऑप्शन नंबर ए होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष से ऊपर यहाँ पे जा करके इस उम्र में बच्चे तार्किक चिंतन लॉजिकली सोचने लगता है। समझ आ रही बात? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, ये होगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लें एक बार। इसमें क्या कहा है वो देखिए, ए ऑप्शन तो होगा, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। ये चौथा लास्ट अवस्था होता है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। तो ये अवस्था आपको याद रखने की जरूरत है कि वो है अवस्था कौन सा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, इस तरह की डिटेल्स वीडियो इस तरह इसलिए हम बना रहे हैं कि अगर आप इसको बार बार भी देख लेंगे ना, 2-4 बार अगर आप वीडियोस देख ले रहे हैं तो इससे आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, उसका कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर क्या होनी चाहिए। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है क्या होनी चाहिए? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। क्या कहा? शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और दृष्टिकरण का प्रयोग करें। और सी में कहा कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और डी में कहा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। बहुत बहुत प्यारा आंसर है ये। कहा कि सीखना समृद्ध हो सकता है, बच्चा सीख तभी सकता है जब आप उसको वास्तविक दुनिया से आप उसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। वास्तविक दुनिया से जब आप उसको उदाहरण दीजिएगा, कक्षाओं में लाइएगा। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को आप अपने जब कक्षा में लाएंगे जिसमें विद्यार्थी जो हैं एक दूसरे से अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया करना मतलब कि बातचीत करेगा और बच्चे एक दूसरों से बहुत अच्छी तरह से सीखेगा। और क्या कहा आगे? और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को जब शिक्षक जब आसान बना देंगे तो बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे उसको। चलिए अब नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लीजिए आप एक बार। इसने क्या कहा है? डी में सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना क्या है? समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं, इसीलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। इसीलिए बच्चों को अगर जब भी पढ़ा रहे हों, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे हों तो उसको सबसे पहले आपका काम क्या है कि उनको वास्तविक दुनिया से जोड़ दें। वास्तविक दुनिया के उसको एग्जाम्पल उदाहरण दिया करें तो जाकर के वो बड़ी आसानी से वो जुड़ेगा और फिर उन आपकी बातों को समझने में वो बहुत जल्दी पूरे कंसेप्ट के साथ समझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
9 में कहा निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, आप बहुत सारे आता हुआ क्वेश्चन सब यहीं जाकर के फंसता है, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं जाके फंस जाएगा। तो जहाँ पे भी हो उसको तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नहीं ढूंढना है हम लोग को। क्या होता है ना कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब सीखने की प्रक्रिया की विशेषता मानना चाहिए, बस इसी पे हम जाकर सही टिक कर देते हैं, हालांकि वो यहाँ नहीं लगा हुआ है, उसे हम को सिलेक्ट नहीं करना होता है। तो नहीं पे ध्यान बहुत देना रहता है। अब इसका पहला ऑप्शन पढ़िए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बिल्कुल व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं। सी में कहा अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। और डी कहता है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसे ही एकमात्र स्थान आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शैक्षिक संस्थान यानी कि स्कूल, विद्यालय जो है, कॉलेज जो है, वो बस कॉलेज की तो बात नहीं कर सकती, यहाँ प्राथमिक की बातें हो रही है। तो स्कूल जो है वो ही सिर्फ एक ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि लर्निंग हो सकती है। ये गलत है, ये गलत है। बच्चे वास्तविक दुनिया से भी, बच्चे अपने स्कूल की बाहरी दुनिया से भी, है ना, वो आराम से सीख सकते हैं, आसानी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा। तो इसने क्या कहा, विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो ये चीज़ है, नहीं इसको मानना चाहिए। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो अब मैं बताऊं, आपका जो राइट आंसर है वो होगा क्या, डी, ये होगा। ठीक है, ये नहीं बोला इसलिए कि डी होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को एक बार समझते हैं। डे में क्या कहा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। और यूं कहें तो वो अपने वास्तविक दुनिया से जुड़कर, स्कूल की बाहरी दुनिया से जुड़कर वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इसलिए ये चीज़ें कहना कि एकमात्र संस्थान स्कूल ही है, विद्यालय ही है शैक्षिक मतलब एजुकेशन के लिए, तो ये गलत होगा। सिर्फ वहीं हम अधिगम नहीं कर सकते हैं, हर जगह पे अधिगम होता है, स्कूल के बाहर इजीली किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे। 10 में क्या कहा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। तो क्या कहा ए में के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। नेक्स्ट बी में कहा कि विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वे सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट आगे देखें। सी में कहा के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ये सब नहीं कह सकते हैं, है ना। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को भी देखें। ये कहा बी में कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में सर्विस सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। सामान्य व्यवहार करना चाहिए, सभी को एक बराबर, है ना, देखना है, सभी को एक बराबर देखना है। समावेशी शिक्षा इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11, है ना। 11 में देखेंगे क्या कहा। 11 में कहा निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, कौन सा उसके साथ संबंध नहीं है। तो ये कहा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, हाँ, सान्निध्य संगीत की
संगति की आवश्यकता, और डी में कहा सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ये देखिए डी में कहा सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी होगा कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो वो संबंध नहीं है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप देखें। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्लियर हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार ये तो नहीं, खेल का मैदान नहीं कह सकते, घर नहीं कह सकते। राइट जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है। ए में कहा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसलिए हम इन चारों ऑप्शन में जो बेहतर है वो है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, इसी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में कहा डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। वो क्या है जिसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो ए में देखते हैं शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण, अभिप्रेरित हो रहा है, हाँ, उसका शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में एकदम खामोशी ये तो नहीं होगा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये भी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कक्षा में अधिकतम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, अपना प्रेजेंट हो रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और हम सीख कुछ नहीं रहे, क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे, अपने डाउट्स को क्लियर कर नहीं रहे। तो ये सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने से कुछ नहीं होना है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य और विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए मोटिवेट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या कहा, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो सब कुछ पॉजिटिव बातें आ रही थी, लेकिन वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिविटी होगी। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी क्वालिटी है उसकी। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द रटने की प्रवृत्ति को ही खत्म करना है, तो ये लक्षण नहीं होनी चाहिए। यानी कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बात समझ आई? तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन डी को देखते हैं। डी में क्या कहा, वे बच्चे जो किसी भी लंबे समय के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है।
ये बिल्कुल रटना तो सबसे, जैसे क्वेश्चन में दिख गया रटना, तो वो क्या है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव की बातें हो रही है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए करेंगे। मैंने कहा था कि पूरी 30 क्वेश्चंस देखेंगे, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम इसके आज 15 क्वेश्चंस ही इस वीडियो में रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 होगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आपको 30 तक मिल जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में आप आकर के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे PDFs ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, ये कौन कहा था? ये पहला तो हो नहीं सकता, कोहलबर्ग नहीं कहें, स्किनर नहीं, तो राइट आंसर होगा डी। ये सब नहीं है, ये सब गलत है, तो राइट आंसर होगा क्या, डी, यानी पियाजे का कहना है। डी में क्या कहा, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण लाइन है, इम्पोर्टेंट है, ये हर साल किसी न किसी तरीके से पूछता ही है, पियाजे हो, कोहलबर्ग हो, स्किनर हो, है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पियाजे और कोहलबर्ग का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, है ना। इसको एक बार हम टिक कर दे रहे हैं, डी ऑप्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो 16 से है, इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखने को आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए और आपके लिए मैंने इतने सारे PDF से लेकर आया हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ये तो आपको इतना तो कम से कम आपका बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ जाइए, उसको देखिएगा और फिर लाइक्स भी करेंगे और बेहतर तरीके से आप तैयारियाँ अपना करेंगे। चलिए ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।